एलिप्स में मैंने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में बेसिक टर्मिनोलॉजीज तक पढ़ लिया था, ठीक कह रहा हूँ, है ना। डायग्राम बना लिया था हम लोगों ने, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, और लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड इक्वेशन, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2a, ये सब बातें कर ली थी, ठीक कह रहा हूँ। लेट और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एक फोकस के कोरस्पॉन्डिंग एफ वन के कोरस्पॉन्डिंग डी वन होगा, एफ टू के कोरस्पॉन्डिंग डी टू होगा, करेक्ट है। ये बातें कर ली थी हम लोगों ने। और लिखो जरा, एक आध दो बात लिखो जरा, डेफिनेशंस करके लिख लो। लिखो जरा, पहली डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, पॉइंट नंबर वन करके लिख लो। द डिस्टेंस बिटवीन एफ वन एंड एफ टू इज इक्वल टू 2AE, इज इक्वल टू फोकल लेंथ। दो फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। एक वर्ड होता है फोकल लेंथ, एक वर्ड होता है फोकल डिस्टेंस। ये फोकल लेंथ की बात हो रही है। F1 F2 इज इक्वल टू 2AE, दिस इज फोकल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखें जरा, लिखो फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, लिखो आगे, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, distance of any point P lying on the ellipse from the focus, lying on the ellipse from the focus। फोकस से किसी पॉइंट पर जो एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है उसका जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल डिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर होगी बात ये, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। तो हमें लेटस रेक्टम की लेंथ हमने पढ़ी ली थी, क्या थी, 2b² डिवाइडेड बाय a, सही है। अच्छा, तो फोकल डिस्टेंस भी पढ़ लिया। और यहां पर जो पैराबोला में बातें थी कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, यहां ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई प्रॉपर्टी यहां नहीं होती। हो जाए तो वो एक कोइंसिडेंस है, एल्स अपार्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होता। क्लियर। अगली बात पे आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो जरा, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स if find the eccentricity of the ellipse if the length of its minor axis if the length of its minor axis is equal to its focal length, is equal to its focal length, is equal to its focal length। करो जरा इसको, क्वेश्चन को ट्राई करो, 2 मिनट लगाओ दिमाग।
हाँ भाई क्या दिया हुआ है, एक्सेंट्रिसिटी बतानी है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस की लेंथ 2b इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना 2ae, तो लिख दो 2b इज इक्वल टू 2ae, ये कैंसल हो गया, b इज इक्वल टू ae आ गया। हमने माइनर एक्सिस की लेंथ 2b मानी है, मतलब ए बी से बड़ा मान के चल रहे हैं हम लोग। ए बी से बड़ा अगर मान करके चल रहे हैं, और हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 - का ई स्क्वायर, या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 - ई स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, यानी ई आ गया 1/√2, ई नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए ये आपका फाइनली आंसर आ गया। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो बताइए, अंडरस्टूड है। वी डन। चलो आगे, हरदीप समझ में आ गई बात, रक्षित क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखो जरा, फाइंड एवरीथिंग फॉर द एलिप्स, फाइंड एवरीथिंग फॉर द एलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। इस एलिप्स को आपने प्लॉट भी करना है और इसका सब कुछ निकालना है। सब कुछ का मतलब है जो जो हमने बातें करी हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते वक्त। तो ए कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए आ गया 4, बी कितना आ गया 3। यहां तक बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर। ये तय है ए बी से बड़ा है, तो ये इलिप्स ऐसा ही बनेगा। ये A1 वर्टेक्स आ गया, कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4,0। ये A2 वर्टेक्स आ गया, कोऑर्डिनेट क्या आएगा -4,0। ये B1 आ गया, कोऑर्डिनेट 0,3। ये B2 आ गया 0,-3। यहां पर F1 आएगा, यहां पर F2 आएगा, O 0,0 यानी सेंटर। क्लियर होगी बात यहां तक। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 - का ई स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। 9/16 इज इक्वल टू 1 - का ई स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - का 9/16, यानी ई इज इक्वल टू 16 - का 9 इज 7/16, तो ई की वैल्यू √7 डिवाइडेड बाय 4 आ गई। ये एक्सेंट्रिसिटी आ गई, सही है बात ये एक्सेंट्रिसिटी आ गई। कितनी लेट, चलो बैठो कोई बात नहीं। F1 फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ± का AE,0, यानी ए कितना है 4, 4 इंटू √7 डिवाइडेड बाय 4,0। एक मिनट आप प्लस माइनस करके बात करेंगे, ठीक है ना, निकालना शुरू करो आगे।
चलो भाई सुनो, ये इलिप्स का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे अगला क्वेश्चन आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, है ना, एक रिदम बन जाएगी। चले भाई बात करें आगे। तो हमने F1, प्लीज लिसन, F1 यानी फोकाई निकाल लिया, AE, 0 यानी अपने पास फोकाई की वैल्यू आ गई, F1 का कोऑर्डिनेट आ गया √7, 0, और F2 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिमेट्रिसिटी की बदौलत -√7, 0। यहां तक समझ में आ गई बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ठीक है, और क्या बचता है, क्या निकाले हम, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स D1। D1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू A/E। ए कितना है 4 डिवाइडेड बाई ई कितना है √7, और ऊपर 4 चला जाएगा तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, यानी दिस इज 16/√7। और इसी तरह जो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा ये आ जाएगा D2, और D2 की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय √7। सही है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं, अंडरस्टूड होगी बात ये, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स आ गया अपने पास, फोकाई आ गया। अब अगर अपने को लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है तो 2b² डिवाइडेड बाय a आ जाएगी। 2b² बाय a, ये रहा, यहाँ लिख लेते हैं। लेटस रेक्टम की लेंथ जो है 2b² डिवाइडेड बाय a, 2 इंटू बी स्क्वायर इज 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय a, a इज 4, सो योर आंसर इज 9/2। ये लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई। और क्या बच रहा है बाबा, क्या बच रहा है और निकालना, क्या रह गया निकालना, बताओ, दिया दिया बताओ क्या रह गया, और L1 L2 के कोऑर्डिनेट रह गए, निकाल लोगे वो लोग, आप लोग निकाले जा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। L1 का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तू बताएगी, जल्दी बता। AE, B²/A, AE, B²/A, ठीक है ना, निकाल लोगे ये तो सारा कुछ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, सोबर था, इजिली अंडरस्टूड है। हो गया ये, मान लू, चल लू अगली बात पे, L1 L2 L1 L2 तो निकल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर डन, निकल जाएगा पक्का। अगली बात ध्यान से सुनेंगे, अब आप सुनो मेरी बात। अब मान लीजिए, जैसे पैराबोला में हमने पढ़ा हुआ है कि 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते थे, y²= 4x, y²= -4x, x²= 4ay, x²= -4ay, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या कहा था, अगर वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए 0 0 की बजाय, मान लीजिए 1,2 आ जाए, तो हम क्या कर देते थे, x की जगह x-1, y की जगह y-1, ऐसा कर लेते थे हम लोग। और हम लोग क्या करते थे, पैराबोला के अंदर में मान लो ये लिखा होता था y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेट अस से 16 टाइम्स ऑफ x-2। तो वी यूज टू टेक y-1 की जगह कैपिटल Y इज इक्वल टू 16 टाइम्स कैपिटल X, और जो काम छोटा x और छोटा y कर रहा होता था वो काम बड़ा x और बड़ा y करता था। यही होता था, यही तरीका था, यही थॉट प्रोसेस था काम करने का। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एलिप्स के अंदर में या हाइपरबोला के अंदर में भी सेम कहानी है, क्योंकि पैराबोला में सेंटर नाम का शब्द होता नहीं था, एलिप्स में और हाइपरबोला में दोनों में सेंटर नाम का शब्द होता है। अभी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बातें करी वहां पर सेंटर 0 0 था, करेक्ट है बात। अगर मान लीजिए कल को मैंने एक एलिप्स की इक्वेशन लिख दी, x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेट अस से 25 प्लस y-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 = 1, कोई थॉट प्रोसेस में डिफरेंस नहीं है। आपने एक ही काम करना है, जो x-1 लिखा है उसे कैपिटल x² अपॉन 5 का स्क्वायर, कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो काम पहले छोटा x और छोटा y कर रहा था वही काम सारे बड़े x और बड़े y करने लग जाएंगे, और कोई बदलाव नहीं है थॉट के अंदर में, ये चीजें आपको ऑलरेडी आती है। कहने का भावार्थ या मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं इसको आगे लिख रहा हूं एक मिनट के लिए, लेट अस से ये था इक्वेशन, कैपिटल x² अपॉन 5 स्क्वायर प्लस कैपिटल y² अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैपिटल x क्या लिखा था हमने, छोटा x माइनस का 1, छोटा x-1, और कैपिटल Y लिखा मैंने छोटा y-2। अब मैं आपसे एक एक करके चीजें पूछने लग रहा हूं, ये तो बात तय है, ये मान लीजिए 0 0 है, ठीक है। अब इसका जो सेंटर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा। 1,2 ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पहले क्वाड्रेंट में यहां लाई कर रहा होगा, दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर, ऐसा कुछ इलिप्स बन जाएगा दोबारा वो, सही है, कोई फर्क नहीं आएगा। और
यानी नीचे से इलिप्स उठ करके ऊपर चला गया, बिल्कुल पैरेलल एज इट इज जैसे चल रहा था। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस था, ये ओरिजिन था मान लीजिए, तो ये उठ करके बस यहां चला गया और कोई बदलाव नहीं आया। अकॉर्डिंगली सारी चीजें, लेंथ में किसी की भी कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी चीज को उठा करके यहां से उठा करके यहां रख दूंगा तो लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोऑर्डिनेट्स पे फर्क पड़ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स पे जैसे कि मान लीजिए मैंने इसका, अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए मुझे कि इसकी मेजर एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या आएगी। मेजर एक्सिस की लेंथ नहीं पूछ रहा, इक्वेशन पूछ रहा हूं, क्या आएगी? पहले मेजर एक्सिस क्या होता था? मेजर एक्सिस क्या होता है अगर ए बी से बड़ा हो? एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, यानी इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे? कैपिटल Y इक्वल टू 0 कर दो। कैपिटल Y इक्वल टू 0 यानी छोटा y इज इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? पक्का क्लियर? पक्का क्लियर? माइनर एक्सिस की बात कर दूंगा इक्वेशन की, तो क्या आ जाएगी वो? माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई? छोटा x इज इक्वल टू 1। मैं आपसे पूछूं इसका F1, F1 कितना होता था पहले? F1 क्या होता था पहले? ए ई कॉमा 0। ए ई किसकी वैल्यू थी? एक्स की। अब क्या लिखोगे अब आप? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए ई एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। दैट्स ए। आपको मालूम है ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ई निकाल लेंगे तो ये ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 25, है ना? यानी ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 25, यानी ई की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 21 डिवाइडेड बाई 5। अब यहां से आप ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ए की वैल्यू पता है, कैपिटल एक्स इज छोटा एक्स माइनस 1। वहां से आपके पास फोकाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा F1 का। अकॉर्डिंगली आपके पास F2 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कर लोगे ये बात? मैनेजिएबल है? पक्की बात? किसी को कोई कंफ्यूजन टेंशन नहीं है? 100% सारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे ऐसे ही। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? आप बताइए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता। हाँ बताओ, फटाफट बोलो। ओरिजिनली क्या होती है? और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स इक्वल टू ए बाई ई। कैपिटल एक्स इक्वल टू ए बाई आ जाएगा। कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई आ जाएगा। सो कोई फर्क नहीं। सही है। जो आपने पैराबोला में काम किया है वो शिफ्टिंग के बाद वही थॉट यहाँ अपनानी है। क्लियर होगी बात? ये आपको समझ आ गई बात? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? इस बात को लिख लो पहले। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस जैसा, जो आप या तो क्लास के एंड में अभी या अभी ट्राई करना चाह रहे हो, बोलो दो एक क्वेश्चन। करोगे ट्राई? एक और चीज बता रहा हूँ फिर आप ट्राई करिएगा। पहले ये लिख लो बोर्ड पे जो लिखा हुआ। नहीं लिखा? अच्छा, और भी पीछे? बस लिखना शुरू करो। आराम से लिखिए पहले। आज की क्लास का एजेंडा केवल एलिप्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं। उन पे मजबूत पकड़ करने के बाद देन वी विल रश ओवर टू द टेंजेंट, नॉर्मल एंड द अदर थिंग्स। हाँ भाई, समझ आ गई बात ये? ठीक है। हाँ जी भाई साहब, ओके। ठीक है। कर इसको प्लॉट करने की कोशिश कर अपने आप, है ना? प्लॉट करने की कोशिश कर, मैं वैल्यूज निकालने की नहीं बात कर रहा हूँ, डायग्रामेटिकली प्लॉट करने की कोशिश कर। प्लॉट किया जा सकता है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या ये ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, आपने तो बना दिया, लेकिन मैंडेटरी नहीं है ना पास करेगा वो। ये बातें कह रहा हूँ। कहीं हमें लग रहा है कि ये पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, दोबारा पूछे। हाँ जी, समझ आ गई बात? अच्छा, पिछले वाला ही कर रही है अभी? कर कोई बात नहीं, लिखो। आपको ये बात आ गई समझ में? एलिप्स की स्टैंडर्ड बेसिक सारी बातें मालूम है? फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है? फोकस क्या होता है? प्लस माइनस का ए ई कॉमा 0 होता है। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? प्लस माइनस ए बाई ई होती है। ठीक है। और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है?
2a और माइनर एक्सिस 2b। सही है। रिलेशन क्या होता है? नहीं, जब a ग्रेटर देन b है तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है। जो आपने बताया वो उल्टा होता है। जब b a से बड़ा होता है तब वो रिलेशन होता है जो आप कह रहे हैं। ठीक है ना? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 - e स्क्वायर व्हेन ए ग्रेटर देन बी। सही होगी बात? समझ आ गई बात? पक्का है ना? लिखिए, आराम से लिखो, फटाफट लिख लो भाई, तभी आगे चलेंगे। हाँ जी, डन। यही वाला कर रहे हो अभी? करो करो आराम से। यार ये डिजिटल बोर्ड में ना यही परेशानी है, छोटा सा बोर्ड रह जाता है, लिखा नहीं जाता प्रॉपरली। हम्म। हाँ यही कर लेते हैं। नहीं नहीं, पूरी दीवार पे लगवा लो। हाइट छोटी पड़ेगी, वैसे लंबी है मेरी हाइट तो ना। हम्म। कर प्लॉट कर। सर ये तो अगला है, वो लिखा नहीं। इससे अगली स्लाइड से स्लाइड नहीं, इसको प्लॉट कर सकता है तू, कोई इश्यूज नहीं है, इसको भी कर सकता है ट्राई। है। हाँ हाँ, परफेक्ट है ये। ये पेज लिख लिया सभी ने? चल लो आगे। लिख लिया सभी ने? दिया ये पेज? डन। यहाँ पर हम एलिप्स के केस में, जैसे पैराबोला में वर्टेक्स शिफ्टेड बोलते थे, यहाँ हम लोग सेंटर शिफ्टेड बोल देते हैं। कर्व हो गया आगे? नहीं नहीं, डायग्राम बना लिया हमने, प्लॉट कर लिया। करो प्लॉट करो उसको। रक्षित, विच क्वेश्चन आर वी डूइंग? इसी को प्लॉट कर रहे हो? करो ट्राई। हो गया? ये लिख लिया सभी ने? जो मैं भी चीज सिखा रहा हूँ ईमानदारी से सीख लो, घर जाकर के इसके ऊपर काम भी करने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा। और अगर हमें ग्राफिकली चीजें प्लॉट करनी आती हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर काम करना फर्दर जो आने वाले चैप्टर से बहुत आसान होता चला जाएगा। जैसे कि आगे चल के एक चैप्टर आता है एरिया अंडर द कर्व, उसके अंदर में कोई भी कर्व दिया जा सकता है, उसका एरिया पूछा जाएगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कर्व जिनका एरिया पूछा जाएगा फर्दर। तो हमें प्लॉट करने आएंगे तभी हम चीजों को बहुत ढंग से कर पाएंगे।
आर वी डन जो यहाँ लिखा है बोर्ड पे? नहीं। कैन वी डन? पूरा निकाल पा रहे हैं हम लोग, है ना? ये तो क्या है ना, मैंने क्वेश्चन अपने आप ऐसी फ्रेम कर दिया, इसीलिए यहाँ पर ई जो है ना √21 यानी एक रेडिकल के अंदर में वैल्यू आ रही है। जनरली क्वेश्चन में कई बार एक स्मूथ सी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो आप इजीली प्लॉट कर पाओगे। अभी तो अप्रोक्सीमेटली आपको सोचना पड़ेगा कि अंडर रूट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कहाँ आ रही है, राइट? चलिए, इज इट डन? सभी ने लिख लिया बोर्ड पे? अब मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूं, अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ये बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वही है, फाइंड एवरीथिंग फॉर द एलिप्स। लिख लो, फाइंड एवरीथिंग फॉर द एलिप्स, और क्वेश्चन लिख रहा हूं 9x² + 4y² -18x -16y -11 = 0। ठीक, अब मेरी बात बहुत अच्छे से आराम से सुननी है। ये आ गया समझ? तो समझो इस टाइप का जितना मर्जी मुश्किल सवाल आ जाए सारे हो जाएंगे, है ना? इस टाइप की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बात की बात कर। अभी क्या हो रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया गया। याद करो, पैराबोला में हमें एक वेरिएबल की डिग्री 1 दी गई होती थी, दूसरे वेरिएबल की डिग्री 2 दी होती थी। तो हम जिसकी वेरिएबल की मान लीजिए y की पावर 2 दी हुई है, तो हम उसकी परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे। याद आ रही है बात? ये यही बात मैं यहां कर रहा हूं। यहां पर x और y दोनों की पावर 2 अवेलेबल है, तो आप दोनों का ही परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करेंगे। करना शुरू करते हैं, इसको और इसको पकड़ते हैं। जब भी परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे, हमेशा कोएफिशिएंट पहले x की पावर 2 का या y की पावर 2 का 1 बना लो। ले लिया मैंने 1, 9 कॉमन ले लिया, अंदर में x² माइनस का 2x रख दिया। ठीक है, इसको और इसको पकड़ लो, +4 टाइम्स ऑफ y² माइनस का 4y पकड़ लिया, -11 में कोई बदलाव नहीं करा, एज इट इज। बिल्कुल आराम से सब्रता से काम करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूं मैं बता दे रहा हूं, यानी +1 -1 कर दो, +1 -1 कर दे, कोई इश्यूज नहीं है। इसी तरह 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या लिखे, y² माइनस का 2 इंटू 2y लिख दूंगा, +2 का स्क्वायर यानी 4, माइनस का 4 माइनस का 11 = 0। करेक्ट है बात? ये कोई कंफ्यूजन नहीं? ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी 9 टाइम्स ऑफ x -1 का होल स्क्वायर -1 +4 टाइम्स ऑफ y माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 -11 = 0। अब फर्दर इसको ओपन कर दो, 9 टाइम्स ऑफ x -1 होल स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ y -2 होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 9, यहाँ से आया, यहाँ से माइनस का 16 आया, माइनस का 11 आया, = 0। देख लो, समझ में आ रही है बात यहाँ तक? इनको सारों को क्लब कर दो, कितना आ जाएगा? 16 और 9 25, 25 और 11 36 आ जाएगा। तो ये आ गया 9 टाइम्स ऑफ x -1 होल स्क्वायर +4 टाइम्स ऑफ y -2 होल स्क्वायर = 36, यानी x -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36/9 लिख दो, है ना? या 36 डिवाइडेड बाय 9, ऊपर का 9 यहाँ आ गया, प्लस y -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36/4 इज 9 = 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। अरे बस समझ में क्लियर है? अब इसमें एक छोटा सा बदलाव है। क्या बदलाव आ रहा है? ध्यान से देखो, ये आ गया x -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ गया 4 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस y -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर = 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया, उसमें कोई परेशानी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, y की जगह y माइनस या प्लस का समथिंग का होल स्क्वायर अपॉन समथिंग इधर इधर = 1, क्योंकि उधर तो फाइनली 1 लेकर क्या। लेकिन फर्क क्या आ गया यहाँ पर जो x -1 का होल स्क्वायर के नीचे जो क्वांटिटी आ रही है a, वो b से छोटा आ रहा है।
ए बी से छोटा रहा है। अभी तक हमने क्या बात करी है, ए बी से बड़ा है। तीन बातें हो सकती हैं, ए बी से बड़ा आएगा, ए बी से छोटा आएगा, या ए बी के बराबर हो जाएगा। ए और अगर बी बराबर हो जाएंगे तो वो सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स। समझ में आ गई बात ये बोली? पक्का क्लियर? अब सवाल उठता है इस केस में क्या करें। लेकिन दिस स्टेप, ये जो एंटायर प्रोसेस है, दिस इज कॉमन फॉर ईदर टाइप ऑफ द कंडीशन। ए बी से बढ़ा रहा हो या बी ए से बढ़ा रहा हो, एक्स में या वाई के अंदर में जब भी डिग्री टू एक्सप्रेशन दे रखी होगी उसको परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन आप करेंगे। करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। हाँ, इसको फर्दर कैसे अप्रोच करेंगे, अब मैं आपको एक चार्ट बना करके समझा दे रहा हूँ, या एक डायग्राम बना रहा हूँ, फिर चार्ट कंपैरिजन वाला भी अलग से बनवा दूंगा। ए बी से बड़ा और बी ए से बड़ा में दोनों में फर्क क्या क्या आ जाता है। क्लियर होगी बात ये? इसको लिख लो पहले, फिर बात कर रहे हैं अभी। राइट इट डाउन। पर मेरे से पूछ ले क्या नहीं आया समझ। अच्छा ठीक है। सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी जीरो होती है, परफेक्ट बात। आराम से लिखो इसे, कोई बात नहीं समझ में दोबारा पूछेंगे। तो क्लियर होगी बात यहाँ तक? दिया समझ में आ गई बात ये? डन। लो फर्स्ट, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाने के बाद उस कांस्टेंट को डिनोमिनेटर में ले आए, सो दैट कांस्टेंट यानी राइट हैंड साइड पे केवल वन आ जाए। हमेशा थ्रू आउट एलिप्स के अंदर में ये रूल एप्लीकेबल है। क्लियर होगी बात? चल लो अगली स्लाइड में। ओके, अब इस पार्ट को हम करेंगे बाद में। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं ए बी से बड़ा और बी ए से बड़ा में फर्क क्या आता है। ठीक, चलिए ध्यान से सुनेंगे। अगर बी ए से बड़ा आ जाए, एलिप्स की इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये बात तो परफेक्ट। ठीक, फर्क एक ही आ जाता है, वो ये रहा, ये रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपका जो एलिप्स है वो ऐसा बन जाएगा। आप ऐसे समझो कि मान लो ये कि एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है। अगर नीचे से और ऊपर से फोर्स लगा दे सर्कल के ऊपर, तो वो वाला एलिप्स बन जाएगा जो आप पढ़ चुके हैं। मेरी बात समझ में आई है? ये और ये कंप्रेस हो गया, इधर के हिस्से में कुछ नहीं चेंज हुआ। इधर से इधर नहीं मूव कर सकता सर्कल, इधर से इधर नहीं मूव कर सकता। तो ये वो वाला सर्कल बन गया जब ए बी से बड़ा हो। अब फिर से आ जाओ, ये सर्कल है, अब मैंने इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो ये और ये में कोई बदलाव नहीं होगा, ये अंदर खिसकते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? 100% ओके। इसका उल्टा समझना, ऐसे समझ लो, एलिप्स बना हुआ ऐसा, ऐसा बना, उसको मैंने ओपन कर दिया तो वो सर्कल बन जाएगा। एलिप्स बना हुआ ऐसा, जो बना हुआ इधर, इसको मैंने ऐसे खींच दिया तो वो सर्कल बन जाएगा। करेक्ट होगी बात? समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए, अब फर्क क्या आ जाता है। अब पैराबोला में जब आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर बात करते थे, तो क्या चेंज आता था? एक्स की जगह
y की जगह x, वही चीज यहां भी आएगी। x की जगह जो काम x एक्सिस पे हो रहा था वो y एक्सिस पे हो रहा है, और जो y एक्सिस पे हो रहा था वो x एक्सिस पे। और एक और बदलाव आएगा, a की जगह b की जगह a आ जाएगा, a की जगह b की जगह a। यानी ये पॉइंट का नाम रख लिया लेटस से, मैंने कहा B1, इसका कोऑर्डिनेट है 0, b। ये रहा B2, इसका कोऑर्डिनेट है 0, -b। यानी जो B1 B2 है उसकी लेंथ आ गई 2b। इसको कहोगे अब आप मेजर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस। और जो A1 A2 है, जहां पर A1 का मतलब ये रहा a,0 और A2 का मतलब ये रहा -a,0, जिसकी लेंथ 2a आएगी, जो कि माइनर एक्सिस कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ये बोली, कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात में। अगली बात पे आते हैं। अब पहले सारे काम एक्स एक्सिस पर हो रहे थे, फोकाई की बात कर लूं या डायरेक्ट्रिक्स भी उसी के परपेंडिकुलर था। अब सारे काम वाई एक्सिस पे हो जाएंगे और कोई बदलाव नहीं है, सेंटर में कोई चेंज नहीं आएगा। सेंटर पहले भी 0 0 था, अब भी 0 0 है। यहां फोकाई F1 आ जाएगा, यहां फोकाई F2 आ जाएगा। F1 का कोऑर्डिनेट पहले क्या था, AE,0, अब 0, BE हो जाएगा, ए की जगह बी, और AE,0, एक्स बन गया वाई बन गया एक्स। समझ में आ गई बात? यानी 0, BE हो जाएगा, ये 0, -BE हो जाएगा। और ये रहा लेटस रेक्टम इधर, ये रहा इधर लेटस रेक्टम। ये L1, ये L2, ये L1 डैश, ये L2 डैश। L1 L2 इज इक्वल टू L1 डैश L2 डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ये वही रहेगा। पहले क्या थी लेटस रेक्टम की लेंथ, 2b², अब क्या हो जाएगी 2a² बी की जगह ए की जगह बी, यानी 2a² डिवाइडेड बाय बी। ये आपके पास लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाएगी। ठीक, अब डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स में क्या बदलाव आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स में ये बदलाव आ जाएगा, ये रही डायरेक्ट्रिक्स यहाँ, है ना, दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी द D1। D1 की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू a/e था, यहाँ y आ गया, इज इक्वल टू b/e, y इक्वल टू +-b1। ये बन गया y इक्वल टू b/e, और ये लाइन बन जाएगी y इक्वल टू माइनस का b/e। ये डायरेक्ट्रिक्स D2 आ गई, वो डायरेक्ट्रिक्स D1 आ गई। आ गई बात समझ में? भी कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक और बात, रिलेशन में क्या फर्क आ जाएगा, वहां क्या था, B² इज इक्वल टू a² टाइम 1 - g², बी की जगह a आ जाएगा, यानी a² इज इक्वल टू b² टाइम्स 1 - e²। ये आपका रिलेशन में फर्क आ गया। क्लियर होगी बात? नो कंफ्यूजन, लिखो आराम से। मेजर एक्सिस बन गई माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस बन गई मेजर एक्सिस। x की जगह y की जगह x, a की जगह b की जगह a। और थॉट में कोई भी बदलाव नहीं है, लेंथ जैसी आ रही थी यहां पर भी। F1 और F2 का मिड पॉइंट सेंटर पहले भी था, अब भी है, नो चेंज। मेजर और माइनर एक्सिस को एक साथ मिलकर के पहले भी प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे, अब भी प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो यानी आज के बाद हमने ये ध्यान देना है, जब भी हम एलिप्स को या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है या बनाया जा सकता है, बनाने के बाद हम ये देखेंगे
ए बी से बड़ा आ रहा है या बी ए से बड़ा आ रहा है? ए बी से बड़ा आ रहा है तो जो अब से पहले किया था, बी ए से बड़ा आ रहा है तो ये वाला केस होगा, और कोई थॉट्स में बदलाव नहीं। अब जिन्होंने लिख लिया वो जो अभी पिछला क्वेश्चन था उसको कंप्लीट करो। जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन लिखाया उसमें परफेक्ट स्क्वायर का जो कंप्लीशन किया उसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का इस्तेमाल करके सारे कोऑर्डिनेट्स निकालना शुरू करो। है ना, समझ आई ना मेरी बात? समायरा समझ आई मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? आपने जो मैंने x माइनस क्या आया था वहां पर, x-1 का होल से, तो कैपिटल एक्स इज छोटा x-1 एंड कैपिटल वाई इज छोटा y-2। और फर्दर यही थॉट्स अपनाए और फटाफट से आंसर निकालें सब लोग। फोकाई 1 फोकाई 2 ये वो सब कुछ निकालना शुरू करें। और हाँ, यहाँ पर L1 का मैंने और L2 का कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, ये लिख देता हूं। L1 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बोलिए? L1 का क्या था वहां पर? ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। यहाँ क्या आ जाएगा? इधर तो बी ई रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी ई। तभी तो 2a² बाय बी लेंथ आ रही है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बनेगा -a² बाय बी कॉमा बी ई, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम रहा, दोनों का लेंथ क्या आ गई? 2a² डिवाइडेड बाय बी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? और अकॉर्डिंगली L1 डैश का तो क्या आ जाएगा? a² बाय बी कॉमा -be, है ना? a²बाय बी कॉमा -be। और ये क्या हो जाएगा? दोनों के आगे नेगेटिव, माइनस का a²बाय बी माइनस का a²बाय बी कॉमा माइनस का बीई। ये L2 डैश का कोऑर्डिनेट आ गया। लिख लिया सभी ने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये वाला? डन, लिख लो। अभी लिख लिया ये रक्षित? डन। ये बन गया अपने पास एलिप्स नाउ। अब क्योंकि b की वैल्यू 3 है जो कि a से बड़ी है ना, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसका सबसे पहले एक काम करो, ई निकाल लेते हैं। तो a² = b², 1 - e²। तो e² = 1 - का 4/9। e =√5 डिवाइडेड बाय 3। सही है क्या? बाय 3 हो जाएगा ना, √5/3 e आ गया। फोकाई f1 निकालना है, मान लो f1 की वैल्यू कैपिटल X क्या बनेगा यहाँ? 0, है ना? कैपिटल X 0 आएगा, ये वाला y एक्सिस पे आ जाएगा ना सारी चीजें। कैपिटल X 0 और कैपिटल Y =BE। तो कैपिटल X 0 तो यानी छोटा x =1 आ गया, छोटा y -2 = BE। तो 3 से 3 कट जाएगा यानी √5 आएगा।
यानी कोऑर्डिनेट आ गया 1,2 + √5। ये आ गया F1 का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही F2 के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो कैपिटल X इज 0, कैपिटल Y इज -BE, यानी ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, यहाँ -BE, तो 2 माइनस का √5 आ जाएगा। सही है, ये F2 का कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर होगी बात? ये F1 आ गया, F2 आ गया। आगे फर्दर लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम यही लिख दे रहा हूं। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आएगी? 2a² / b, तो 2 × 4 / 9, यानी 8/9। क्या फर्दर और चीजें कर लेंगे या मैं करके बताऊं? आ गया समझ? पक्का? प्रदीप क्लियर है? लिख लो इसको। कोई भी आपको लग रहा है मन में कोई और चीज पूछने की जरूरत है तो पूछ ले। पारस डन कर लो इसका। मैंने F1 और F2 निकाल दिया। अब एक बार डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन निकाल दो बस दोनों। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी? y = ±b/e, है ना? दोबारा बोलो। 8/3 आएगी। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, ये a² लिख दिया मैंने, इसको 3 कर ले भाई। ठीक है, डन। पक्का आगे चल लूं? बस फटाफट से इक्वेशन निकाल दो। निकाल दिया आपने डायरेक्ट्रिक्स की? ठीक है, निकाल दो भाई फटाफट। हरदीप फटाफट से कर दो, फिर आगे चल रहे हैं। चले आगे। पक्का डन? पर डन। चलिए, अब सुनो मेरी बात आगे। अब ना एलिप्स के अंदर में बेसिक टाइप के क्वेश्चन इवन ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कई बार क्या हुआ, ये एलिप्स दे दिया उसने, वो कह देगा इन चारों पॉइंट्स को, मेजर और माइनर एक्सिस के जो एक्सट्रीमिटीज है, उनको ज्वाइन करके एक फिगर बन गई, उसका एरिया बताओ क्या है। तो क्या फिगर बन रही है आपके सामने नजर आ रही है? निकाल दोगे इसको? आंसर निकल जाएगा भाई। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, उसका 4 टाइम्स कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना? उसका 4 टाइम्स कर दोगे, सिमेट्रिसिटी है। तो हाफ इंटू ये लेंथ कितनी है ए, ये लेंथ कितनी है बी, उसका 4 टाइम्स कर दोगे, वो आपका इस पूरी फिगर का एरिया हो जाएगा। करेक्ट है बात क्या? करेक्ट है, समझ में आ गई बात ये? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक और लाइन लिखो नीचे, एरिया ऑफ द एलिप्स। ये लिख लो पहले, ये डायग्राम बना लो। ये इसका एरिया है। फाइनली एरिया इसका क्या आ गया? 2AB इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।
डन, लिख ली ये बात। अब लिखो नीचे एरिया ऑफ द एलिप्स। एरिया ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय पाई ए बी। एरिया ऑफ द एलिप्स होता है पाई ए बी। ठीक, आया कैसे? अब ये मैं आपको चीज क्या बता रहा हूं, ये आता है इंटीग्रेशन से, है ना। ये मैं आपको एक चीज बस ऐसे ही समझा रहा हूं नॉलेज के लिए। भाई अगर मुझे इस पूरी फिगर का एनक्लोज एरिया चाहिए, तो अगर मैं ऐसा कह दूं इस रीजन का एरिया निकाल दो, उसका 4 टाइम्स कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, आपसे पूछूं मैं स्क्वायर का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये फॉर्मूलाज आपको मालूम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस शेप का फिगर का एरिया क्या है, या फिर मैं पूछूं ये जो शेड कर दिया रीजन मैंने, इसका एरिया क्या है, आपके पास आंसर नहीं है। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ही इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, ये मैंने बस इसलिए बात जिक्र करी क्योंकि ये जो आंसर आया इसका भी एरिया जो पाई ए बी आया वो भी इंटीग्रेशन के माध्यम से आता है। वो एक्चुअली इस तरीके से लिखा जाता है, ये y की वैल्यू हो जाती है 4 टाइम्स इंटीग्रल y dx x वेरिंग फ्रॉम 0 to a। शायद फिजिक्स में कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कभी कभी पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना। कहां से कहां तक x वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये वैल्यू क्या है a। तो ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। ये y यानी फंक्शन है, उसका dx यानी ये रहा। ये फाइनली आंसर आ जाता है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लगा करके। आई डोंट नो आप कितना किस तरीके का आपने लेवल का फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे। बाद में पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल आता है। क्लियर होगी बात ये, पक्का समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखिए जरा, लिखो। अ स्टिक ऑफ लेंथ, ये लिखना है अभी, ये लिखना है, ये लिख लो पहले, लिखना है तो लिख लो, लिख लो, राइट इट डाउन। लिख लिया, लिख लिया सभी ने, तन्वी लिख लिया। लिखो क्वेश्चन, अ स्टिक ऑफ लेंथ ए प्लस बी, छोटा ए प्लस छोटा बी, अ स्टिक ऑफ लेंथ स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी moves in such a way, moves in such a way that both the extremities, both the extremities remain on the coordinate axis. Both the extremities remain on the coordinate axis. दोनों एक्सट्रीमिटीज कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रहते हैं। लिख ली बात यहां तक। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट लिखे इसी में, नेक्स्ट लाइन में, द पॉइंट P divides, the point P divides the length, divides the length in the ratio B is to A, B divided A, length in the ratio B is to A, measuring from the x-axis, measuring from the x-axis। अगली लाइन में लिखे, find the locus of the point P, find the locus of the point P। अब एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। एक स्टिक है जिसकी की लेंथ a प्लस बी है, वो इस तरीके से मूव कर रही है कि उसके दोनों एक्सट्रीमिटीज हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रह रहे हैं। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस स्टिक के दोनों एंड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रह रहे हैं, ये मतलब हुआ इस बात का। क्लियर होगी बात ये, पक्का। इस पॉइंट को कैपिटल ए मान लो, इस पॉइंट को कैपिटल बी मान लो, है ना। ऐसे है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है फ्लोर, ये वाई एक्सिस है, ये स्टिक ऐसे रखी है, वो ऐसे भी घूम रही है, ऊपर नीचे हो सकती है, यानी ये पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, ये अंदर आता रहेगा, ये इधर जाएगा तो वो नीचे आता चला जाएगा, वो स्टिक घूम रही है। क्लियर होगी बात, लेकिन इस तरीके से है कि उसके दोनों एंड पॉइंट, पक्की बात है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं हमेशा। अब बोला गया ऑफ लेंथ ए प्लस बी, यानी जो ए बी है इसकी लेंथ जो है वो हमें ए प्लस बी दी हुई है। क्लियर होगी बात ये, इन सच अ वे, ये बात क्लियर होगी।
पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लेंथ को इन द रेशियो, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इस लेंथ को इन द रेशियो B:A, यानी ये पोर्शन B हुआ और ये पोर्शन A हुआ। क्लियर होगी बात ये? यानी PA डिवाइडेड PB इज इक्वल टू B डिवाइडेड A। इज इट अंडरस्टूड? यस और नो? क्लियर? सच दैट, ये बात आ गई। अब लोकस निकालना है P का, तो जिसका लोकस निकालते उसका कोऑर्डिनेट क्या मानो? मान लिया हम लोगों ने। अब बताओ क्या करा जाए, सोच के बताओ क्या करें। दिमाग लगाओ, छोटा सा दिमाग लगाना है बिल्कुल। B:A लेंथ में आ रहा है। चलो अब मेरी बात सुनो, जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो यही बोल देते हैं भैया ये B होगा और ये A होगा, तभी तो ये A+B होगा पूरा का पूरा। बात खत्म हो गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 100% ओके। अब मैंने क्या करा, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इधर और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दिए। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्की बात है? ठीक है। अब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, हमें क्वेश्चन ने कहा कि इसका लोकस चाहिए, किसका? P पॉइंट का। तो एक चीज समझ में आती है, अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बताओ ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? पक्की बात है, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यस और नो? अंडरस्टूड बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये वैल्यू कितनी है? के। कितना है ये? के। और ये कितना है? एच। ठीक है बात, ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास ये लेंथ अवेलेबल है, ये कितनी लेंथ है? ये बी। कैन आई से के डिवाइडेड बी इज इक्वल टू साइन थीटा? यस सर नो? के किसके इक्वल आ गया? बी साइन थीटा। अब दूसरे ट्राइंगल में बात करूं, ये एच है, एच डिवाइडेड ए इज इक्वल टू कितना है? कॉस थीटा। तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया? ए कॉस थीटा। अब ये रिलेशन नंबर 1 है और रिलेशन नंबर 2 है, मुझे एच के ए बी में रिलेशन चाहिए। थीटा एलिमिनेट करना है तो क्या करना चाहिए? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, यानी के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां से एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, किसकी वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। एच की जगह एक्स लिख लो, के की जगह वाई लिख लो, you'll get your locus as the ellipse। x square by a square plus y square by b square is equal to 1। that's your final answer। समझ आई बात? ये पक्का क्लियर है? आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि जो स्टिक रखी थी उसका जो पी पॉइंट है, जिस रास्ते पे मूव कर रहा है, वो खुद एक एलिप्स है। पी पॉइंट, ये स्टिक है, कभी ऐसी पोजीशन है उसकी, कभी हो सकता है ऐसी पोजीशन होगी, कभी हो सकता है ऐसी पोजीशन होगी उसकी। तो जो पी है वो कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी इस स्टिक पे यहां आ जाएगा, है ना, अलग अलग। तो वो जिस रास्ते पे मूव कर रहा है, वो रास्ते का जो कुछ हिस्सा जिस पे मूव कर रहा है, क्योंकि ये तो मैंने स्टिक बना दी पहले क्वाड्रेंट में, किसने कहा पहले क्वाड्रेंट में होगी? दूसरे में भी हो सकती है, तीसरे में भी हो सकती है, चौथे में भी हो सकती है, लेकिन जिस रास्ते पे पी मूव कर रहा है वो ये रास्ता है, वो ये एलिप्स है। समझ आई बात? ये पक्का क्लियर? 100%? लिखो जी सर। मेजरिंग फ्रॉम दी एक्स एक्सिस लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से। टोटल स्टिक की लेंथ A+B यूनिट्स है, B इज टू A मेजरिंग फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, तो ये B होगा, ये A होगा, तभी तो B+A बनेगा। सही है? मेजरिंग B:A लिखा है ना भाई साहब, दोबारा पढ़े। मैंने क्या लिखा है? लेंथ इन द रेशियो B:A मेजरिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये वाला हिस्सा B यूनिट्स होगा, वो वाला हिस्सा A यूनिट्स होगा। क्लियर?
लिख लिया हम सभी ने? आ गया समझ पक्के से? कोई कंफ्यूजन नहीं? एक छोटा सा टॉपिक का नाम लिखिए, और हार्डली 2 से 3 मिनट और बता रहा हूँ, लिखिए। टॉपिक का नाम लिखो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट position of a point with respect to the ellipse. Position of a point with respect to the ellipse. लिख लिया सभी ने? तन्वी लिख लिया? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ये वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ये मान लीजिए एक एलिप्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने एस माना इसको, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर -1, ये एस है। जो पॉइंट है अगर यहां लाई कर रहा है तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इनसाइड, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं आउटसाइड, बाउंड्री पे लाई कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं ऑन। ठीक, तो आउटसाइड है तो हम बोलेंगे S1 ग्रेटर देन 0, ऑन है तो हम बोलेंगे S1 इक्वल टू 0, इनसाइड है तो हम बोल देंगे S1 लेस देन 0। जहां पर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई x1 कोई y1 है उसका कोऑर्डिनेट, और S1 का मतलब है x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। यानी इस एक्सप्रेशन में x की जगह x1, y की जगह y1 सब्सटीट्यूट करने पर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, इक्वल टू 0 आ रही है तो पॉइंट ऑन द एलिप्स लाई कर रहा है। वही बातें, नो बदलाव एट ऑल। हाँ बेटा, नहीं यहां तक नो कंफ्यूजन। अब टिल दिस पॉइंट आपका जो एलिप्स का स्कूल पोर्शन का जो थ्योरी होता है वो खत्म हो जाता है। स्कूल में इनफैक्ट ये भी शायद ये टॉपिक यहाँ, चलो इसको मान लेते हैं, यहाँ तक आपका स्कूल पोर्शन खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो इसके कुछ क्वेश्चंस आपके एलिमेंट्स किताब से कर लेंगे, सो दैट यू गेट अ कॉन्फिडेंस स्कूल पार्ट में भी। और फिर आगे फर्दर हम टॉपिक्स वही हैं, जैसे पैराबोला में क्या था इसके बाद का टॉपिक, पैराबोला एंड अ लाइन, यहाँ एलिप्स एंड अ लाइन आ जाएगा। फिर डायरेक्टर सर्कल की बात थी, यहाँ भी डायरेक्टर सर्कल की बात आ जाए। वहां टेंजेंट की कंडीशंस थी या इक्वेशंस थी, यहाँ भी टेंजेंट की बात आ जाएगी। फिर नॉर्मल की बातें आ जाएंगी, फिर यहाँ पर वहां भी प्रॉपर्टीज थी, यहाँ भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और चैप्टर निपट जाएगा। और कुछ नहीं है चीजें, सही है ना? सेम सीक्वेंस, जैसे वहां सीओसी होता था यहाँ भी सीओसी आएगा। वहां पर एक कोड जिसका कि मिडल पॉइंट दिया होता है उसकी इक्वेशन निकालनी है, यहाँ भी आएगी। वहां पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन होती थी, यहाँ भी आएगी। सेम बातें हैं, सेम दोहराना है, सेम थॉट्स है, बस इक्वेशन में बदलाव आ गया और कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर? तो अब मेरी तरफ से कल यहीं तक पढ़ रहे हैं हम आज, तो क्या, एक मिनट रुकिए।